स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। साथ ही साथ कुछ ग्लैंड्स के बारे में, कुछ हॉर्मोन्स के बारे में हमने बात करी थी और उससे होने वाली जो डिजीज़ है हमने उनके बारे में भी बात की थी। तो आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये हमारे नेक रीजन पे वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, नेक रीजन, वेंट्रल साइड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की बात करूँ उसको कौन सा हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए T3 सिंबल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड क्या एब्जॉर्ब करता है? आयोडीन एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? ब्लड से। ब्लड के थ्रू आयोडीन जो है इन थायराइड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ताकि वो क्या बना सके? थायरोक्सिन हार्मोन बना सके। ठीक है, एक अमीनो एसिड भी चाहिए होता है टायरोसिन, जो कि आप लोगों को याद होता है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आता है बेटा इसके फंक्शन की बारी। देखो, मैंने आप लोगों को ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया था, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि वो फिजिकल ग्रोथ करवाता है आपकी मसल्स के अंदर, आपके बोन्स के अंदर, यानी कि आपकी फिजिकल ग्रोथ करवाता है। बट वहीं पर अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की बात करूं, तो बेटा ये आपकी तीनों लेवल पे ग्रोथ करवाएगा। सेक्सुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और थर्ड वन इज फिजिकल ग्रोथ और ऑल्सो। ठीक है, तीनों लेवल पे ग्रोथ कौन करवाता है? हमारा थायराइड ग्लैंड। साथ ही साथ इसके फंक्शन की बात करते हैं बेटा, तो फंक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जिसको हम बीएमआर बोलते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में बीएमआर है क्या। बेटा, बीएमआर का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया जा रहा है, कंजप्शन क्या है बाय सेल के द्वारा। ऑक्सीजन कितना कंजप्शन हो रहा है बाय द सेल के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? बीएमआर बोलते हैं। ये इंक्रीज हो, अगर थायरोक्सिन इंक्रीज हो रखा है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रखा है ब्लड में, तो बीएमआर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन है या कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि थायरोक्सिन का मैंने बताया है कि हर एक लेवल पे ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर हर एक लेवल पे ग्रोथ करवा रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट कर रहा है? तो उसमें हमारा कौन सा आता है बेटा? थायराइड ग्लैंड आता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट को तो ये कैटाबॉलिज्म करवाता है। कैटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ के एनर्जी का फॉर्म करवाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बेटा, प्रोटीन के साथ ये एनाबॉलिज्म करवाता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने का प्रोसेस करवाता है, तोड़ने का प्रोसेस नहीं करवाता है। तो मैंने एक वर्ड कॉमन लिखा है कि मेटाबॉलिज्म करवाता है, यानी कि सिंपल में कैटाबॉलिज्म भी करवा सकता है और एनाबॉलिज्म भी करवा सकता है। कैटाबॉलिज्म यानी कि कट करना, एनाबॉलिज्म यानी कि कोई भी दो चीजों को जोड़कर कोई नई चीज बनाना। ठीक है, तो यानी कि रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है? तो थायरोक्सिन को याद रखना। पहला फंक्शन इसका क्या है? बीएमआर को इंक्रीज करवाता है। दूसरा मैंने बताया कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म। थायराइड ग्लैंड के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो हमारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। कैसे? ब्लड से क्या एब्जॉर्ब करके? आयोडीन एब्जॉर्ब करके। दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम सी सेल्स कहते हैं। सी सेल्स जो होते हैं बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को लो करता है व्हेन कैल्शियम लेवल इज हाई इन ब्लड। अगर ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम लेवल हाई हो चुका है, तो उसको जो लो करने का काम है, उसको जो लो करने का काम है, वो कौन करवाता है? कैल्सिटोनिन करवाता है। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? यहाँ से बोन के अंदर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा। ये कौन करवाता है? हमारा कैल्सिटोनिन। सी सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं, और किसके अंदर होते हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। थायराइड दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है।
थायराइड जो सेल्स थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जो दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिनको सी सेल्स कहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, थायरोक्सिन सेक्सुअली, मेंटली और फिजिकली ग्रोथ को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। बेटा पैराथायराइड की बात करूं, जस्ट थायराइड ग्लैंड के ऐसे जस्ट पीछे के साइड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे के साइड 4 लोब से छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, उसको पैराथायराइड बोलते हैं, यानी कि इस फॉर्म में ये पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं बेटा, ये क्या पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कैसे, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा रहा था बोन के द्वारा। वहीं पर पैराथायराइड हार्मोन इससे जस्ट अपोजिट काम करेगा। ये क्या करेगा, अब क्या हो गया कि कैल्शियम का लेवल गिरता ही जा रहा है, तो ये क्या करवाता है, कैल्शियम का लेवल हाई करवाने में जिसका रोल प्ले होता है वो किसका काम होता है, पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है। ठीक है, बोन की ब्रेकडाउन करवा देगा उनके सेल्स के द्वारा। कौन से सेल्स होते हैं नहीं जानने की जरूरत, और वहां पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पर, ब्लड के अंदर। फिर हमारा ग्लैंड आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं बेटा, थाइमस ग्लैंड अपर चेस्ट पे नियर द फ्रंट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं बेटा, थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है। थाइमोसिन क्यों जरूरी होता है, ये बी और टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करवाने में रोल प्ले करता है। देखो होता क्या है, बोन मैरो होता है, जो लॉन्ग बोन मैरो होते हैं वहां पर हमारे सारे टाइप के सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं, बी टी लिम्फोसाइट सब बनते हैं। बट बी लिम्फोसाइट्स तो कहता है कि भाई मैं बोन मैरो में ही पढ़ लूंगा और यहीं पे मैच्योर हो जाऊंगा, बट टी लिम्फोसाइट्स के थोड़े नखरे हैं। टी लिम्फोसाइट कहता है ठीक है भाई मैंने पढ़ तो यहाँ पे लिया, बट मैं मैच्योर कहीं और होऊंगा। मैच्योर कहाँ होता है, थाइमस के अंदर। थाइमस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन, जिसके द्वारा टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाया जाता है। जैसे जैसे एज होती जाती है, जैसे जैसे हम जब हमारे 11 से 12 13 साल के होते हैं तब तक हमारा जो थाइमस होता है उसका साइज इंक्रीज होता चला जाता है। बट जब हम एडल्ट होते जाते हैं तब हमारा थाइमस जो होता है वो कंटिन्यूस डिक्रीज होता जाता है। जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके थाइमस डीजनरेट हो जाता है, बिल्कुल ही गायब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बीमारियां ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं। देखो, टी लिम्फोसाइट हमारा क्या करवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है कि किस टाइप का आ रहा है, फिर बी लिम्फोसाइट को कहेगा कि भाई तुझे इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाना, हेल्प करता है। अगर टी लिम्फोसाइट ही मैच्योर नहीं होंगे, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये हमारे सेल्स है या फॉरेनर सेल्स हैं, तो बी लिम्फोसाइट को जाकर कौन बताएगा कि भाई तुझे प्रोड्यूस करना है एंटीबॉडीज। जब उनको पता ही नहीं चलेगा, कोई आइडेंटिफाई करने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा, हमें डिजीज ज़्यादा लग जाती है। इसलिए ओल्ड एज में हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि थाइमस डीजनरेट हो चुका है और थाइमोसिन नहीं है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं। मैच्योरेशन के टाइम पे वो जान पाते हैं कि हमारा सेल कौन सा है और फॉरनर सेल कौन सा है। ठीक है, आगे भी बात समझ में इतनी। हमारा नेक्स्ट आता है ग्लैंड पेनक्रियाज, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड होता है तो मतलब बेटा कि कहाँ पर होगा, एब्डोमिनल रीजन में होगा। दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है बीटा सेल्स के द्वारा, वहीं पर अगर मैं बात करूँ ग्लूकागोन प्रोड्यूस किया जाता है अल्फा सेल्स के द्वारा। बेटा इंसुलिन क्या करता है, सपोज करो किसी ने ज़्यादा मीठा खा लिया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ खा ली, अब होगा क्या कि ब्लड में शुगर लेवल हो चुका है ज़्यादा। ठीक है, अब शुगर लेवल हो चुका है तो ज़्यादा उसको मेंटेन करना, उसको डाँट फटकार के उसकी जगह पे साइड पे पहुँचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ब्लड में ना एक्सेस में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती प्रेज़ेंट होना भी, तो उसको अपने टारगेट साइड पे पहुँचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा रोल प्ले करता है, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल में बढ़ जाए तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल के शुगर को क्या करेगा, हर एक सेल तक पहुंचा देगा, सेल को रास्ते खोल देगा ताकि ग्लूकोज एंटर कर सके। साथ ही साथ वो क्या करता है, लीवर के पास पहुंचाता है और वहां पर एज ए ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। अब आप लोगों ने फास्ट कर दिया, मतलब भूख हो, 3 4 दिन आप लोगों ने खाना नहीं खा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका इंसुलिन तब काम नहीं करेगा, आपका ग्लूकागोन दूसरा हार्मोन काम करेगा, जो कि पैंक्रियाज के द्वारा ही रिलीज किया जा रहा है।
ग्लूकागोन क्या होगा, वो लीवर से जाके जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है वहां से ग्लूकोज रिलीज करवा देगा। यानी कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज काफी सारे बाइंड होते हैं, इन्हीं को ही क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये आपके शुगर लेवल को हाई करेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के अंदर तो आप लोगों को दो टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये टाइप के सेल्स और एक तो आप लोगों को डक्ट में खुलते हुए सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये वाले जो होते हैं बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं, जो ये ग्रुप में प्रेजेंट है, इनको मैं अगर बाहर निकाल के देखूं तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट होती है इनकी। आउटर के साइड प्रेजेंट होता है अल्फा सेल्स और बीच में होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का क्या काम है, शुगर लेवल को हाई करना इन अ ब्लड, और वहीं पर इंसुलिन का क्या काम है, शुगर लेवल को कम करना इन ब्लड। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा इतना। फिर आता है हमारा बेटा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं बेटा, दो एड्रेनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, जस्ट किडनी के वो होता है। और अगर इसकी बात करती हूँ तो बेटा इसके दो रीजंस होते हैं। बाहर वाले को, जैसे मैंने आप लोगों को ब्रेन के अंदर बताया था, बाहर वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाले को मेडुला। सेम हियर, बाहर का कॉर्टेक्स और नीचे का बीच का मेडुला। कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है बेटा, ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा, कट लग गया कहीं पर भी, ऐसा कुछ भी स्ट्रेस होगा, उस टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता ही करता है, साथ ही साथ आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा देगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन की अगर मैं बात करूं बेटा, याद करो मैंने आपको एक हार्मोन बताया था वैसोप्रेसिन नाम का, जो कि क्या बताया था कि पानी में अगर आप कहीं रेगिस्तान में गुम हो जाओ और आपके में पानी की जो ब्लड वेसल्स में कम है, तो उस टाइम पे वैसोप्रेसिन क्या करवाता है, डीसीटी के अंदर चैनल्स ओपन करवा देता है, रास्ते खुलवा देता है, डैम खुलवा देता है, किसके लिए, पानी के लिए, जो कि ब्लड वेसल में चले जाते हैं। सेम हेयर, यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये क्या करवाता है, पानी अपनी मर्जी से नहीं जाएगा जब तक उसको कोई लालच ना दिया जाए। तो होता क्या है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगी। ये हमारा रीनल टेब्यूल के पार्ट्स हैं, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और ये हमारा डीसीटी। बेटा डीसीटी के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे आयंस के चैनल ओपन होते हैं पहले। आयंस के चैनल होंगे तो जैसे सोडियम हो गया, सोडियम यहाँ पे चला गया, पोटेशियम यहाँ पे चला गया, तो चैनल्स ओपन करवा दिए। चैनल्स ओपन करवा दिए तो जिसकी वजह से आयंस यहाँ पे हो गए। अब दूसरा आता है हमारा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन यहाँ पे किसके चैनल्स ओपन करवा देता है, एक्वापोरिन के, यानी कि पानी के लिए। पानी तभी जाएगा जब यहाँ पे हम इसको लालच दे कि भाई यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले हमें उसको लालच देना पड़ता है, तब कहीं जाके पानी रीएब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी की कमी ना हो ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसके लिए जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, उनमें दोनों का रोल प्ले है, एल्डोस्टेरोन का और एक हमारा वैसोप्रेसिन का। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला की अगर मैं बात करूं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रिनल मेडुला की अगर मैं बात करती हूँ तो जस्ट अ मिनट। एड्रिनल जो एड्रिनल मेडुला है, इसका मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ कि वो प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन नाम का हार्मोन, जिसको एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एक्चुअली में बेटा ये क्या करवाता है, ये हमें मतलब अगर मैं, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड के अंदर जब एंटर करता है, किसके द्वारा सिक्रीट होता है, एड्रिनल मेडुला के द्वारा, बीच वाले पोर्शन के द्वारा। ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जब ये एंटर करता है तो कुछ हमारे अंदर हमें लड़ने की क्षमता, यानी कि हमारे कोई स्केरी सिचुएशन है, तो उस टाइम पे हमारे अंदर जो हमारे तीन काम हो सकते हैं, फियर, या तो डर जाओ, या लड़ाई कर लो, या फ्लाइट। 3F जिसको बोला जाता है, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। यानी कि या तो आप उससे लड़ लो, या फिर आप भाग जाओ, या फिर आप डर लो। इन तीनों सिचुएशन में जो ऐसी स्केरी सिचुएशन होती है, तो उनमें हमारे जो बॉडीज में चेंजेस करवाता है, तो वो ये एड्रेनलिन हॉर्मोन्स होता है। जैसे कि इसका क्वेश्चन भी आता है
कि एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है अगर वो हमारे ब्लड में सिक्रीट हो तो वो क्या क्या चेंज करवाएगा, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करवाएगा बेटा, आप लोगों की हार्ट बीट को इंक्रीज करवा देगा। जैसे मैंने याद करो एक बार, मैंने क्या कहा था, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब आप लोगों को समझाया था, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व और ये एड्रेनलिन दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने आपको जस्ट बताया कि कुछ जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए हमें दूसरे का साथ लेना पड़ता है, यानी कि हमें हार्मोन्स लेवल पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं वर्क को। पहला क्या वर्क एनहांस कर रहे हैं, पहला ये कर रहे हैं हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि क्या हो, हर एक मसल सेल के पास क्या पहुंच के, ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ताकि ये क्या कर सके, अपना काम करवा सके, एनर्जी प्रोड्यूस करवा सके। दूसरा क्या करवा रहे हैं, वैसे ही ब्रीदिंग रेट भी फास्ट हो रही है, डायफ्राम की और रिब्स की कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की जो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाई जा रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका है, ताकि जल्दी जल्दी से मसल सेल के पास क्या पहुंचे, ऑक्सीजन ग्लूकोज पहुंचे। डाइजेशन को स्लो डाउन करवा दिया गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारी एनर्जी डाइजेशन में लगे। प्यूपिल डायलेट हो जाता है, क्यों हो जाता है, ताकि हम सारे आसपास की चीजों को भाप लें डर के टाइम पे। कभी भी ये चीज नोटिस करना, अब कभी भी आप भी स्केरी सिचुएशन में पड़े होंगे तो आपके अंदर भी आपको ये चीजें चेंजेस आएंगे। आगे भी बात समझ में इतनी क्लियर? चलो, तो यहाँ तक हमने बात पूरी कर ली है। मैंने आपको बता दिया है हॉर्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो भी हमने बात करी थी वो एनिमल्स के रिगार्डिंग बात करी थी हमने। ठीक है, तो अब आता है हमारा एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बेटा होम्योस्टैसिस। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, होम्योस्टैसिस बताने से पहले मैं कुछ एक आपके पॉइंट्स बताना चाहूंगी। एक तो हमारे थायराइड से रिलेटेड डिजीज, वो याद आपको रखना है। थायराइड से रिलेटेड डिजीज पहला है बेटा जिसको हम बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। अगर थायरोक्सिन की कमी हो, आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर का मतलब क्या होता है बेटा, थायराइड जो ग्लैंड है ना उसका इनलार्जमेंट होना, यानी कि साइज को बढ़ जाना। एक्चुअल में होता क्या है, वो धोखाधड़ी में हो जाते हैं, इनको लगता है कि हमारा साइज छोटा है तो हम ज्यादा आयोडीन कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं। जब साइज इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, उन्हें लगता है कि हम अब आयोडीन आधा ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, उन्हें कौन बताया कि आयोडीन तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? दूसरा होता है बेटा मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा एक गर्ल डिजीज भी बोलते हैं, एक्चुअल में ये गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। बेटा एक लड़की है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहे हैं नॉर्मली, बट अगर उसको थायरोक्सिन की कमी हो गई तो होगा क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएंगी। यानी कि हमने कहा था कि ये हमारे सेक्सुअल ग्रोथ को भी देखता है। ठीक है, एक होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, इसको बेकूफ कहते हैं। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी है और उस जब वो प्रेग्नेंट थी, एक बच्चे को कंसीव कर रखा था उसने, तो हुआ क्या कि उसके थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन की हार्मोन प्रोड्यूस कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाता है, मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चा बेकूफ, जिसको कहते हैं बेकूफ, पैदा होता है, जो कि ये एक तरीके से डिजीज होती है, किसकी वजह से, थायराइड की, थायरोक्सिन की कमी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ डिजीज के नाम याद कर लिए हैं। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज से रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देगा कि किसके इंजेक्शन लगवाए, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए। ठीक है, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं बेटा, डायबिटीज मिलाइटस। याद करो, वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से मैंने डायबिटीज बताया था, उसको इंसिपिडस कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, जिन बच्चों से वो याद नहीं होता मत करना, बट ये कंपलसरी है। डायबिटीज मिलाइटस जो होता है बेटा, पैनक्रियाज से कम इंसुलिन प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। इसमें क्या होगा कि अगर इंसुलिन कम प्रेजेंट होगा, कम सिक्रीट होगा, तो होगा क्या, ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल्स में होगा। अब ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल है, आप लोग कहोगे तो मैम ये तो बढ़िया बात है, अच्छा हम ये तो चाहते हैं ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल में हो। बेटा पर उस ग्लूकोज का कोई फायदा नहीं है कि वो ब्लड वेसल में है, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब उसको सेल अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन रास्ता खुलवाता था ताकि ग्लूकोज एंटर कर सके। अब इंसुलिन है नहीं, ग्लूकोज को एंटर नहीं करवा सकते, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बल्कि क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज भर भर के बाहर निकलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, मैंने हमेशा बात कहती हूँ, आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गए, इनके पीछे वाटर भागेगा ही भागेगा, यानी कि हमारे में क्या हो जाएगा, ब्लड में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो बहुत सारी एक दूसरे से डिजीज
रिलेट कर रही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, डायबिटीज मेलाइटस को याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने इंटरनल केमिकल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन रखना, उसको कांस्टेंट रखना। क्या होता है बेटा, हम नहीं चाहते कि हर टाइम में हार्मोन सिक्रीट होता रहे, हम नहीं चाहते कि भाई उसका सिक्रीशन एकदम स्टॉप हो जाए। तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, मैं आप लोगों को कहूँ कि नहीं भैया करो करो करो, यानी कि मैं करने की बात क्या कर रही हूँ कि आप लोगों को कह रही हूँ कि भाई पढ़ो, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बिल्कुल कह रही हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ो, यानी कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन दे रही हूँ। वहीं पर अगर मैं आपको कहूँ नहीं भाई मत पढ़ो, क्या पढ़ाई वढ़ाई में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, छोड़ो, तो यानी कि ये हुआ नेगेटिव फीडबैक कि मैं आपको रोकने लग रही हूँ। तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म हमें हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस रखते हैं, यानी कि मेंटेन रखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में हमारा पहला आता है ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया, यानी कि खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में था, तो हुआ क्या कि ग्लूकोज लेवल राइज हो गया। अब जब ग्लूकोज लेवल राइज हो गया तो ब्लड जो है वो पैनक्रियाज से होते हुए भी जाएगा, क्यों जाएगा भाई, उसके पैनक्रियाज किससे बना होता है, सेल से। अब सेल को भी क्या देना है, ग्लूकोज देना है भाई। तो क्या होगा, उस टाइम पे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि पैनक्रियाज के सेल की भाई ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो चुका है ब्लड में। तो अब क्या प्रोडक्शन की जरूरत आप पड़ी है, इंसुलिन की प्रोडक्शन की जरूरत आ पड़ी है। और जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो चुका है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, फॉल डाउन करवा दिया। फॉल डाउन करवा दिया तो अब क्या हो जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा इंसुलिन पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज के सेल को कि भाई अब इंसुलिन को स्टॉप करवा दो। कि इसने क्या करा, उसको इनहिबिट करा, उसको रोका कि भाई अब स्टॉप करवा दो, कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है ये। तो बेटा ये नेगेटिव फीडबैक का है। ठीक है, वहीं पर आपको एक और एग्जांपल देती हूँ नेगेटिव फीडबैक का। होता क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि टीआरएच रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर दो। टीआरएच क्या है हमारा, टीआरएच क्या है हमारा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड के पास भेजेगा, कहेगा कि भाई अब तेरे को प्रोड्यूस करना चाहिए क्या, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन अब किसमें आ चुका है, ब्लड में। बट ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन भी ठीक नहीं होता, वो कहता है कि यार मुझे इतना ज्यादा प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो, स्टॉप कर दो। तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उनके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, कहेगा प्लीज शट अप, मुझे सिक्रीट करना बंद करो। थायराइड ग्लैंड कहेगा भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऊपर से सिग्नल मिल रहे हैं, मुझे ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि प्रोड्यूस करो, करना है तो ऊपर वालों को स्टॉप करो। तो ये ऊपर भी जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेंगे और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को भी चुप करवाएंगे कि भाई हमारा सिक्रीशन बंद कर दो। यानी कि इसने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कि भाई मेरा सिक्रीशन बंद कर दो। दैट वन इज अ नेगेटिव फीडबैक। एक पॉजिटिव फीडबैक का आप लोगों को बता रही हूँ। होता क्या है, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे एक चीज़ बताई थी कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये यूट्राइन वॉल होती है, यूट्राइन वॉल ये इस टाइम पे जब बच्चा पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, बच्चा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो ये मदर के ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करके एक सिग्नल भेजता है मदर के ब्रेन में, किसको, हाइपोथैलेमस को, कि भाई आप क्या प्रोड्यूस करो, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करो। ऑक्सीटोसिन जो होगा वो आएगा और इन यूट्रीन वॉल पे लग के इसको क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि बच्चा बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाए। तो जैसे अब हो क्या रहा है, ऑक्सीटोसिन आया, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर सिग्नल जा रहा है ब्रेन के पास कि और रिलीज करो ऑक्सीटोसिन, फिर ऑक्सीटोसिन आ रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। यानी कि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, कह रहा है प्रोड्यूस करते जाओ, उसको स्टॉप नहीं करवा रहा, उसको कह रहा है प्रोड्यूस करते जाओ। दैट वन इज अ पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक वो है बेटा जो हार्मोन अपना जब सिक्रीट होता है, ज़्यादा में सिक्रीट हो जाए तो वो जाके अपने जिससे कि द्वारा वो सिक्रीट किया जा रहा है उसको जाके वो चुप करवा देगा कि भाई मुझे सिक्रीट मत कर। दैट वन इज अ नेगेटिव फीडबैक। एक आता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ये होता है कि भाई जब वो हार्मोन सिक्रीट कर दिया गया, वो बार बार जाके यही कह रहा है, ब्लड में जाने के बाद फिर वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे और सिक्रीट करो। यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिवा रहा है उस ग्लैंड को कह के कि भाई मुझे और सिक्रीट करो, नीड है, कॉन्ट्रैक्शन की नीड है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पॉजिटिव
नेगेटिव फीडबैक क्लियर कट समझा दिए हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है बिल्कुल क्लियर कट समझा दिए हैं। इस मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बहुत से मैकेनिज्म होते हैं, बट इस मैकेनिज्म की हमारी बॉडी में नीड होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब इसी से एक थोड़ा-सा जो टॉपिक रिलेटेड है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चलो जो पिक्चर्स में दे रखे हैं हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा हमें 2 हार्मोन्स के बारे में या 2 से 3 हार्मोन के बारे में बताओ। तो मैंने यहाँ पे 2 हार्मोन के नाम लिख रखे हैं, वो याद रख लेना। किडनी के द्वारा एक हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है इथाइरोपोएटिन नाम का। इथाइरोपोएटिन क्या करता है? आरबीसी को मैच्योर करवाता है। अगर इथाइरोपोएटिन नहीं होगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, और आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो बेटा वो ब्लड में प्रॉपर काम नहीं करेगा। दूसरा, स्टमक में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिन नाम का। गैस्ट्रिन याद हो जाएगा ना, गैस से गैस्ट्रिन। ये क्या करवाता है? ये इंडिकेट देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि अब आपको क्या प्रोड्यूस करना है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है। तो ये 2 हार्मोन्स है, इजी इजी से नाम लेके आई हूँ, इसको याद कर लेना आप। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन-कौन से ग्लैंड कंट्रोल होते हैं? तो वो तो आप लोगों को पता है, थायराइड ग्लैंड हो गया, ओवरीज हो गई, टेस्टिस हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन हो गया। तो ये सबके द्वारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे पिट्यूटरी के द्वारा। वहीं पर अगर आ जाए कि ऐसे ग्लैंड्स के नाम बताओ जो कि पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, तो इसमें हमारा आ जाता है पैराथायराइड और एक एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड है, उसका बीच वाला पोर्शन, वो हमारे पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई कोई 2 एंटागोनास्टिक हार्मोन का नाम बताओ। एंटागोनास्टिक जो कि अपोजिट में काम करते हो, भाई-भाई में नहीं, दुश्मन के नाते काम करते हो। एक तो हो गया हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या कर रहा था? शुगर लेवल कम कर रहा था, और वहीं पर ग्लूकागोन क्या कर रहा था? शुगर लेवल ज़्यादा कर रहा था। दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। दूसरा पेयर सुनो, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था। पैराथायराइड, पैरा माने पारा, पारा माने क्या होता है? हाई। तो यानी कि पैराथायराइड माने क्या हुआ बेटा? वो हाई कर रहा है। मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन बन सकते थे ना इनसे रिलेटेड, मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन इनसे आ सकते थे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक्स्ट्रा हार्मोन्स भी याद कर लो, मैंने आपका सारा ईज़ी करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए।